stale data identification and solving the inconsistencies that arise because of the append write operations or record append operations. Inconsistencies that arise because of record append operations. तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि जो मैनेजर नोड होता है वो उसके मेन मेमोरी में एक मेटा डेटा इंफॉर्मेशन मेंटेन करी जाती है, मेटा डेटा ऑफ द चंक्स, फाइल चंक्स, राइट। तो उस मेटा डेटा में होता क्या है बेसिकली, चंक के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, चंक हैंडल होता है, इसको मैं थोड़ा और इधर से लिखता हूँ, इंडेक्स होता है, चंक हैंडल होता है। चंक हैंडल इज बेसिकली द चंक्स नेम। उसके कौन कौन से रेप्लिकाज हैं, मतलब कि ये जो चंक हैंडल है बेसिकली जो चंक वैल्यूज़ हैं फाइल चंक्स, वो कौन से सर्वर्स को अलोकेटेड है, तो वो कौन से रेप्लिकाज पर स्टोर्ड हैं। प्लस यहाँ पर लीज वैल्यू किसको असाइंड है, मतलब कि एक वैल्यू होती है टाइम आउट वैल्यू जो प्राइमरी सर्वर्स को असाइन करी जाती है। बेसिकली एक प्राइमरी सर्वर चूज़ किया जाता है इस लीज वैल्यू के थ्रू। तो अभी तक मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन में ये सारी काइंड ऑफ मेटा डेटा टेबल कह सकते हैं उसे, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हम मेंटेन किया करते थे। तो अभी क्या है कि जो स्टेल वैल्यूज़ होती हैं, बेसिकली जो आउटडेटेड वैल्यूज़ होती है, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें कैसे बेसिकली सॉल्व किया जाए उस प्रॉब्लम को। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि एक और इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं मेटा डेटा में, वो होती है चंक, जो हमारे चंक वैल्यूज़ होती हैं, फाइल के चंक्स होते हैं। जैसे बड़ी फाइल है तो उसको ब्रेक किया चंक्स में, तो इन चंक्स का ना वर्जन मेंटेन किया जाता है। राइट तो ये अभी तक ये इतनी जो इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ तक इंडेक्स, चंक हैंडल, रेप्लिकास एंड लीज वैल्यू, ये मैनेजर की मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता था और इसके स्नैपशॉट्स रखे जाते थे। राइट लेकिन ये जो चंक वर्जन है ना, इसको एक परसिस्टेंट मेमोरी में रखा जाता है रिमोट सर्वर पे। राइट तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ये चंक वर्जन किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बेसिकली। तो लेट्स से एक फाइल है जिसके दो चंक्स इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं, AB4F एंड सेकंड है CQ2G। राइट ये दो चंक हैंडल्स हैं, ये मतलब डिफरेंट रेप्लिकास पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे X, Y एंड W और ये Y, Z एंड W। राइट तो लीज वैल्यू जो है लेट्स से इस केस में Z वाले को असाइंड है, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन सर्वर Y है ना, तो इसको Z मान लेते हैं और इसके केस में लीज वैल्यू लेट्स से Y को असाइंड है।
राइट। तो अब लेट्स से इसका चंक वर्जन लेट्स से 10 ले लिया, इसका चंक वर्जन लेट्स से 12 ले लिया, राइट। जब एक अपेंड रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से, क्लाइंट जो है मैनेजर को एक अपेंड रिक्वेस्ट भेजता है, रिकॉर्ड अपेंड। तो मैनेजर क्या करता है ना, मैनेजर इस टेबल से डेटा रीड करता है, फाइंड आउट करता है कि इस फाइल के लिए जो रिकॉर्ड अपेंड ऑपरेशन जिस फाइल के लिए आ रही है, उस फाइल का लास्ट चंक कौन सा है। लास्ट चंक मतलब कि उसके पहले जितने भी चंक्स हैं उन सब में डेटा लिखा हुआ है, और क्योंकि अपेंड ऑपरेशन है तो वो लास्ट चंक में ही, लास्ट चंक में जो ऑफसेट स्टोर्ड होगा उस ऑफसेट के ऑनवर्ड्स डेटा लिखा जाएगा, इसलिए वो लास्ट चंक फाइंड आउट करता है। लेट्स से क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है तो ये लास्ट चंक इसका लेट्स से ये है, राइट। तो इसकी ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये रिटर्न कर देता है क्लाइंट को, कुछ केस में ये भी रिटर्न करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये क्लाइंट को रिटर्न कर देगा, क्लाइंट को चलेगी। अब क्लाइंट जो है रेप्लिकास को कॉल करेगा, इसलिए प्राइमरी रेप्लिका को। तो लेट्स से हमारे पास ये चंक सर्वर्स हैं, चंक सर्वर X, चंक सर्वर Y, चंक सर्वर Z, चंक सर्वर W, राइट। इन पर हमारी चंक वैल्यूज रखी, चंक्स रखे हुए हैं बेसिकली। तो चंक X, Y और W पे रखा हुआ है AB4F, 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 और W पे भी है AB4F। इसका वर्जन जो है वो है 10। और इसको ग्रीन से ही कर देता हूँ मैं, ब्लू से। राइट। और YZW पे रखा हुआ है CQ2G वर्जन 12, CQ2G वर्जन 12, CQ2G वर्जन 12, राइट। क्या होता है ना कि जब जैसे ही ये यहाँ पर रिकॉर्ड अपेंड मतलब कोई रिक्वेस्ट आती है, तो रिक्वेस्ट के साथ ही ना मैनेजर जो होता है, जो भी लास्ट चंक होता है उसके रिगार्डिंग जो भी मतलब वो जिस भी रेप्लिकास को अलोकेटेड होता है, उन रेप्लिकास को ना मैनेजर एक मतलब कि समहाउ एक रिक्वेस्ट भेज के वो उन रेप्लिकास को अपडेट कर देता है। इस केस में YZW पे जाएगी रिक्वेस्ट, उनको उनके वर्जन्स को अपडेट कर देता है। पहले अपनी मेमोरी में यहाँ पर इसका वर्जन इंक्रीज़ कर देगा, तो यहाँ पे 12 था पहले, तो 12 के बाद ये कितना 13 हो जाएगा, राइट। और फिर ये वर्जन जो है ना ये रेप्लिकास को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो जो पहले 12 था, प्राइमरी रेप्लिका Z है ना, Z से पहले ये 13 हो जाएगा, उसके बाद बाकी के जो रेप्लिकास थे वो भी उनका वहाँ पे चंक वर्जन अपडेट कर दिया जाएगा। लेट्स से ये वाला जो रेप्लिका है ये डाउन था उस टाइम पर किसी वजह से, तो यहाँ पर ये चंक वर्जन अपडेट नहीं किया जाएगा। तो जब ये चंक वर्जन अपडेट नहीं किया जाएगा तो जब ये बेसिकली सर्वर अप होगा तो उस वक्त ये डेटा, इसमें पड़ा हुआ डेटा स्टेल होगा, बेसिकली आउटडेटेड होगा। तो जब क्लाइंट यहाँ से इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट आएगी, तो क्लाइंट के पास भी मतलब कि जब ये रेस्पॉन्स जाता है ना मैनेजर से, ये रिकॉर्ड अपेंड की रिक्वेस्ट भेजी क्लाइंट ने मैनेजर को डेटा के लिए, मतलब कंट्रोल फ्लो के लिए, तो मैनेजर चंक की इंफॉर्मेशन के साथ इंडेक्स, चंक हैंडल, रेप्लिकास, लीज और वर्जन भी रिप्लाई में इसको भेजता है। तो क्लाइंट क्या करता है,
कि फिर अपेंड ऑपरेशन के लिए, अपेंड ऑपरेशन की फाइनल राइटिंग के लिए, अपेंड ऑपरेशन की फाइनल राइटिंग के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है प्राइमरी रेप्लिका के पास। इस अभी की इसमें क्या है, प्राइमरी रेप्लिका जो है वो Z वाला है, चंक सर्वर Z। यहाँ पर क्या होगा कि वर्जन यहाँ पर 13 पड़ा हुआ है, मतलब क्लाइंट को वर्जन 13 रिसीव हुआ होगा, तो क्लाइंट वर्जन के साथ रिक्वेस्ट भेजता है। मतलब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि डेटा और वर्जन दोनों आया है इस रिक्वेस्ट में, राइट। तो ये चंक सर्वर क्या करेगा ना, उस बेसिकली चंक के लिए वर्जन भी मैच करता है। वर्जन मैच कर गया, वर्जन फ्रॉम क्लाइंट मैचेस विद वर्जन स्टोर्ड एट द चंक सर्वर, chunk version stored at the chunk server। तो राइटिंग इज अलाउड, राइटिंग हो जाती है, राइटिंग इज अलाउड एंड द सेम इज फॉरवर्डेड और बेसिकली कॉपीड टू द रेप्लिकाज। तो यहाँ पे वर्जन मैच कर गया, इधर राइटिंग सक्सेसफुली होगी, फिर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी जाएगी, वो इधर भी वर्जन चेक किया जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब रिक्वेस्ट इधर फॉरवर्ड करी जाएगी ना, तो यहाँ पे वर्जन जो है ना मिसमैच आता है, 13 इज नॉट इक्वल टू 12, यहाँ पर आता है मिसमैच। इन दैट केस राइटिंग इज नॉट अलाउड। राइट तो इस तरह से पता चल जाता है कि ये वाला जो रेप्लिका था, रेप्लिका Y, ये मतलब रिक्वेस्ट जब आई थी उस वक्त ये डाउन था और अभी ये अप हुआ है। तो क्या होता है कि कि इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, या तो इसको गार्बेज कलेक्ट कर लिया जाए रेप्लिका Y को, या इसको मतलब कि जो इसके दूसरे ये चंक हैंडल वाले जो दूसरे जिन दूसरे सर्वर्स को ये चंक हैंडल एलोकेटेड है, वैलिड डेटा उनके पास है, ऐसे चंक सर्वर से डेटा कॉपी कर लिया जाए, या तो यहाँ से कॉपी कर लिया जाए और यहाँ से डेटा कॉपी करके इसको अपडेट कर दिया जाए। तो इस तरह से ना आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये डाउन था, और तो हो सकता है इसके पास डेटा जो है वो आउटडेटेड हो और इनकंसिस्टेंट हो, आउटडेटेड या इनकंसिस्टेंट हो सकता है, राइट। तो इस तरह से ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। अब मैं एक और चीज़ बता रहा था कि ठीक है, याद आएगा तो बताऊंगा। अब एक दूसरी इससे क्या होता है ना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब कहीं कोई आर्गुमेंट कर सकता है कि कैश क्यों नहीं यूज़ कर सकते हम। कैश कैसे, कि जब क्लाइंट जो है ये सारी जब कोई रिक्वेस्ट भेजता है, मैनेजर उसको चंक के जितना भी मेटा डेटा होता है उसके साथ रिप्लाई करता है, तो क्लाइंट क्या करता है ना, क्लाइंट अपने एंड पे कैशिंग भी यूज़ करता है ताकि उसको ना मल्टीपल मतलब राउंड ट्रिप्स ना करनी पड़े उसे। तो अपने एंड पे ना चंक इन्फॉर्मेशन कैश कर लेता है, क्योंकि क्या होता है कि चंक का एक फिक्स्ड साइज होता है 64 MB, और तो लास्ट चंक जो है वो 64 MB का है, लेकिन अपेंड रिकॉर्ड में लेट्स से 200 MB का डेटा आ गया लेट्स से, या मोर देन 64 MB का डेटा आ गया, राइट। तो इन दैट केस क्या होगा कि जो राइटिंग होगी ना वो पार्ट्स में होगी। पहले तो एक चंक, लास्ट चंक पे जितना स्पेस अवेलेबल है उसमें एक राइटिंग होगी, उसके बाद जो डेटा बच गया लिखने के लिए फर्दर उसको स्प्लिट किया जाएगा, राइट। फिर उसके लिए बेसिकली वो भी राइट किया जाएगा। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, लेट्स से 110 MB का डेटा आया, तो एक 64 MB का चंक है और फिर 46 MB बच जाता है, राइट। लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि और केसेस हैं, हो सकता है 64 MB पूरा अवेलेबल हो, या फिर हो सकता है 64 MB पूरा अवेलेबल ना हो, उसमें
लेट्स से 32 MB अवेलेबल था, तो 32 MB का लिख दिया। अब बचे कितने, 32 प्लस 46 78 MB बचे। तो दिस इज स्टिल ग्रेटर देन 64 MB, राइट। दिस विल further be split into two parts, I mean into more than one part, 64 MB and 40, sorry not 46, 64, 14 MB हो गया ना 78, ठीक है 14 MB। तो क्या हुआ, एक राइटिंग ऑपरेशन इसके लिए, एक राइटिंग इसके लिए, एक राइटिंग इसके लिए, राइट। तो इसके लिए तो एक राइटिंग वाला जो फर्स्ट टाइम राइट की रिक्वेस्ट जाती है उससे ये वाला तो सर्व हो जाएगा, लेकिन अब ये जो बचे ये इसके लिए भी राइटिंग करनी है। तो क्या होता है कि नाइव केस में क्या होगा कि क्लाइंट फिर से जाएगा मैनेजर के पास मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए, मैनेजर उसको फिर रिप्लाई करेगा मेटा डेटा के साथ। इस केस में भी फिर से जाएगा मैनेजर के पास मेटा डेटा के लिए, मैनेजर उसको फिर रिप्लाई करेगा। तो ये क्या हो जाता है, ये राउंड ट्रिप्स हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, थ्रूपुट जो है वो अफेक्ट हो जाता है, राइट। इसमें फिर लेटेंसी भी अफेक्ट होती है, राइट। तो ये राउंड ट्रिप को बेसिकली एलिमिनेट करने के लिए, टू एलिमिनेट दिस, इसमें क्या करते हैं ना हम कैशिंग यूज़ करते हैं। वी कैश द मेटा डेटा, राइट। तो अब क्या हुआ, हमने मेटा डेटा कैश कर लिया क्लाइंट एंड पर, राइट। तो मेटा डेटा हमने कैश कर लिया। अब क्या हुआ, 13 जो था हमने कैश कर लिया था क्लाइंट के एंड पर, ठीक। तो मेटा डेटा कैश कर लिया हमने अपने एंड पर, लेकिन ये कैशिंग जो है ना, ये जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनकंसिस्टेंसीज की, इसको आइडेंटिफाई करना फिर इसको सॉल्व करना, ये कैशिंग से सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि कैश जो है ना कुछ टाइम के बाद इनवैलिडेट कर दी जाती है। तो कैशिंग जो है ना इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व नहीं कर सकता। लेट्स से कैश में कुछ डेटा रखा था, उसने 32 MB का लिखा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कोई दूसरी रिक्वेस्ट आई थी, उसने क्या किया इधर, मतलब कि नेक्स्ट टाइम जब 64 MB लिखा जाता कैश से डेटा रीड करके, कैश से मेटा डेटा रीड करके, तब तक कोई और रिक्वेस्ट आई, उसने डेटा राइट किया और यहाँ पे चंक का वर्जन नंबर इंक्रीज कर गया। तो अब क्या होगा, 13 से ये हो जाएगा 14, राइट। और नेक्स्ट टाइम और ये क्लाइंट क्या करेगा, अभी इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए, इस रिक्वेस्ट के लिए अभी 13 वर्जन ही मेंटेन किए हुए, तो जब वो यहाँ पे राइट करने आएगा ना तो 13 पाएगा कि 13 इज नॉट इक्वल टू 14, वर्जन मिसमैच आ रहा है, तो राइटिंग होगी ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे 32 MB तो लिख दिया, 64 और 14 MB रह जाएगा, राइटिंग होगी नहीं। तो यहाँ पे फर्दर जो है बहुत ज़्यादा डेटा करप्ट हो जाएगा, राइट। तो कैशिंग won't work, caching does not solve this problem completely. और इससे देखिए ये भी लगता है कि ये जो चंक वर्जन वाला बनाया हुआ है सॉल्यूशन, इससे पैडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और इससे जो मतलब एक तो होता है कि जो अपेंड ऑपरेशंस होती हैं उनमें जो डुप्लीकेसी आती है बेसिकली वो भी सॉल्व हो जाती है। दोनों प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। तो अपेंड ऑपरेशन में जो इनकन्सिस्टेंसीज आती है, डुप्लीकेसीज आती है, उन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर देता है। जो स्टेल डेटा बनता है उसको भी ये सॉल्व कर देता है। अब एक चीज़ देखते हैं कि जो कॉन्करेंट रैंडम राइट्स होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए। बेसिकली क्या होता है कि जो इंटरलीव्ड डेटा होता है ना, ये इंटरलीव्ड डेटा है। लेट्स से ये बाइट नंबर 70 था,
राइट। तो ये बेसिकली ये क्यों ऑकर होता है, ये कॉन्करेंट राइट्स की वजह से ऑकर होता है, ये कॉन्करेंट राइट्स की वजह से होता है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका यही है लॉकिंग, लॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ करो और रिक्वेस्ट को मतलब रिसोर्सेज को मतलब कि आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में या फिर इन ए सीरियलाइज्ड वे उसको एक्सेस दो। यही एक तरीका है। इसमें परफॉर्मेंस ज़रूर इम्पैक्ट होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये वहाँ पर एक अच्छा सॉल्यूशन है जहाँ पर कंसिस्टेंसी इज प्रीफर्ड ओवर द लेटेंसी कह लो, राइट। तो वहाँ पर लॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। जो गूगल का वाइट पेपर है उसमें ये लोग चबी लॉकिंग सर्विस का यूज़ करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ मैं कि चबी लॉकिंग सर्विस बेसिकली एक लॉकिंग सर्विस है जो कोर्स ग्रेन्ड लॉकिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। राइट, अब ये कोर्स ग्रेन्ड, ओके, तो ये एक लॉकिंग मैकेनिज्म लॉकिंग सर्विस है बेसिकली, और इसको भी आई थिंक गूगल ने ही डेवलप किया है। इसका गूगल का वाइट पेपर भी है इंटरनेट पे, मैंने स्टडी नहीं किया है अभी। राइट, तो गूगल क्या करता है ना, अपने जो गूगल फाइल सिस्टम है उसमें ये लोग जो है मेंशन करते हैं चबी लॉकिंग सर्विस का। ठीक है, अब मतलब मैंने गूगल पेपर में पढ़ा था या कहीं और ध्यान नहीं है, बट कहीं मैंने पढ़ा था कि चबी लॉकिंग सर्विस जो है वो यूज़ किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कॉन्करेंट रैंडम राइट्स हैं। अब चबी लॉकिंग सर्विस होती क्या है, ये कोर्स ग्रेन्ड सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली कोर्स ग्रेन्ड लॉकिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। एक होता है कोर्स ग्रेन्ड लॉकिंग मैकेनिज्म और एक होता है फाइन ग्रेन्ड लॉकिंग मैकेनिज्म। कोर्स ग्रेन्ड में क्या होता है ना, इट लॉक्स द होल रिसोर्स। लॉक्स द होल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल जावा में जैसे कोई भी किसी भी लैंग्वेज में जैसे मेथड्स और फंक्शंस लिखते हैं, राइट। एक मेरे पास मेथड है, तो जावा में हम इसे कैसे मतलब सिंक्रोनाइज करते हैं। एक सिंक्रोनाइज कीवर्ड होता है, वो हम ऐसे लगा देते हैं, उसे जावा को पता चल जाता है कि ये मेथड जो है लॉक किया जाएगा थ्रेड्स पे, थ्रेड्स के लिए। ठीक है, ये बेसिकली एक रिसोर्स है। तो होल रिसोर्स जो है की लॉकिंग जो होती है ना, उसको हम कोर्स ग्रेन्ड लॉकिंग बोलते हैं, और एक होती है फाइन ग्रेन्ड लॉकिंग। फाइन ग्रेन्ड सिंक्रोनाइजेशन, इसमें क्या होता है ना, ओनली द पार्ट ऑफ द रिसोर्स दैट इज रिक्वायर्ड इज लॉक्ड। राइट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मेथड है, राइट, तो इसमें हमारे पास जावा में सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स होते हैं, वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि हम होल मेथड को लॉक ना करके उसका एक छोटा सा पार्ट या जितना ही पार्ट हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ उतने को लॉक करें, बाकी को ऐसे ही छोड़ दें। तो ये होती है फाइन ग्रेन्ड लॉकिंग। राइट, तो ये हो गया कोर्स ग्रेन्ड लॉकिंग हो गई,
फाइन ग्रैंड लॉकिंग की, और भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। चाबी लॉकिंग सिस्टम जो है गूगल का क्या क्या प्रोवाइड कराता है, एक होता है कि जैसे लीडर फॉलोवर मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है, तो उसमें ये हेल्प करता है मास्टर्स को। मतलब मास्टर जो रेप्लिकास कंट्रोल करता है, उन रेप्लिकास को फाइंड करने में ये हेल्प करता है। एंड मतलब वाइस वर्सा भी काम करता है कि रेप्लिकास को हेल्प करता है इनका मास्टर फाइंड आउट करने में। और एक और पॉइंट था, याद नहीं आ रहा, एक और पॉइंट था। तो ये है, इस तरह से हम ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैंने ये डिस्कस किया कि जो कॉन्करेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें कैसे सॉल्व करें।